बाल्टिक क्षेत्र में तेल जल रहा है, लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि पुतिन ने आखिरकार बाल्टिक देशों के साथ युद्ध छेड़ दिया है। यूक्रेन ने फिर हमला कर बाल्टिक सागर के एक अहम रूसी बंदरगाह को निशाना बनाया, जिससे पुतिन को तेल की कमाई होती है। उस बंदरगाह को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और अब पुतिन को इस बात से निपटना है कि रूस ने कुछ ऐसा खो दिया है जिसे वो कभी वापस नहीं पा सकता। 23 मार्च की रात यूक्रेन ने रूस पर और अधिक ड्रोन भेजे। सिर्फ यही बात शायद खबरों में आने लायक न लगे। यूक्रेन की लंबी दूरी की रणनीति तय है, इसलिए फिर हमला होना हैरानी नहीं है। लेकिन ये हमला अलग था। 23 मार्च को यूक्रेन का निशाना प्रिमोर्स्क था, जो लेनिनग्राद ओब्लास्ट में है, और वहां ट्रांसनेफ्ट ऑयल टर्मिनल स्थित है, जो रूसी संघ के सबसे महत्वपूर्ण तेल निर्यात केंद्रों में से एक है। प्रिमोर्स्क व्लादिमीर पुतिन को रूस की शैडो फ्लीट से अवैध तेल दुनिया भर भेजने में मदद करता है, और यूक्रेन ने उस बंदरगाह पर इतना शक्तिशाली वार किया है कि वहां कई दिनों बल्कि शायद हफ्तों तक कामकाज बंद रह सकता है। हम कुछ ही मिनटों में उस हथियार के बारे में बात करेंगे जिसे यूक्रेन ने इस ताज़ा हमले में शायद इस्तेमाल किया है। सबसे पहले नतीजे हैं। रूस की ऊर्जा और तेल निर्यात संरचना पर अपने ताज़ा हमले में यूक्रेन ने बंदरगाह में उन ईंधन भंडारण टैंकों को निशाना बनाया है जिनका इस्तेमाल रूस द्वारा अन्य देशों को भेजे जाने वाले तेल उत्पादों को रखने के लिए किया जा रहा था। यहाँ दो कहानियां हैं, एक रूस का दावा कि यूक्रेन ने क्या किया और दूसरी प्रिमोर्स्क बंदरगाह की सैटेलाइट तस्वीरें हमें क्या दिखा रही है। कम से कम रूस ने इस बार हमला होने की बात से इनकार करने या झूठ बोलने की कोशिश नहीं की है। आस्त्रा टेलीग्राम चैनल के मुताबिक लेनिनग्राद ओब्लास्ट के गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजदेंको ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन ने प्रिमोर्स्क में एक ईंधन भंडारण टैंक पर हमला किया। ड्रोजदेंको के मुताबिक एक और ड्रोन वायु रक्षा ने नष्ट किया, लेकिन उससे कुछ नुकसान हुआ। एक ड्रोन क्रैश होकर येमिलोवो गांव के पास बिजली खंभे को नुकसान पहुंचा। वायबोर्ग जिले में दमकल कर्मी उस खेत में सूखी घास बुझा रहे हैं जहां ड्रोन गिरा था। गवर्नर ने कहा कि हमले रोकने के प्रयास जारी है। शाबाश ड्रोजदेंको, शायद आपने उस हास्यास्पद ड्रोन के मलबे वाले बहाने का सहारा लेने से बच गए, जिसका रूस अक्सर सहारा लेता है जब यूक्रेन के ड्रोन उनके ठिकानों पर हमला करते हैं। हालांकि आप पूरी तरह उस बहाने से बच नहीं पाए। कम से कम ड्रोन गिरा कहना यह दावा करने जैसा नहीं है कि ड्रोन के मलबे से भीषण आग लगी, इसलिए आपके पक्ष में कम से कम यह बात तो है। पर एक ईंधन भंडारण टैंक। मिस्टर ड्रोजदेंको, ऐसा लगता है कि आप यह भूल गए हैं कि सैटेलाइट तस्वीरें मौजूद है और वे प्रिमोर्स्क में जो हुआ है उसके बारे में दुनिया को आपकी इच्छा से कहीं ज्यादा दिखा देती है। वे तस्वीरें जिन्हें यूरोमाइडन प्रेस एक्स अकाउंट द्वारा साझा किया गया है दिखाती हैं कि यूक्रेन ने सिर्फ एक टैंक नहीं बल्कि और भी टैंक नष्ट किए हैं। यूक्रेन के हमले के परिणाम स्वरूप कम से कम 4 टैंक आग की लपटों में घिर गए हैं, और जब तक प्रिमोर्स्क में आग जल रही है हमेशा यह संभावना बनी रहती है कि और भी टैंक आग की चपेट में आ सकते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में प्रिमोर्स्क के ईंधन टैंक 2-2 की कतार में दिखते हैं। एक कतार पूरी तरह नष्ट है, जिससे 2 टैंक तबाह होने का पता चलता है। 2 अन्य कतारों में हम देखते हैं कि एक एक भंडारण टैंक में आग लगी हुई है। धुएं के कारण तस्वीर में बाकी कतारें ढक जाती है, जिससे संभव है 5 या 6 टैंक तबाह हो चुके हों। ये रूस के लिए बड़ा नुकसान है। यूक्रेन के हमले से कर्मचारियों को हटाना पड़ा और बंदरगाह बंद करनी पड़ी, जो पुतिन की शैडो फ्लीट के जरिए तेल से होने वाली अरबों डॉलर की कमाई मास्को पहुंचाते रहने में अहम है। लेकिन इससे गहराई में जाने से पहले हमने आपको बताया था कि प्रिमोर्स्क पर हुआ हमला यूक्रेन के बाकी हमलों से अलग था, क्योंकि इसमें यूक्रेन ने जो हथियार इस्तेमाल किया वो अलग था। यूक्रेन ने पहले भी प्रिमोर्स्क पर हमला किया है। सितंबर 2025 में उसी बंदरगाह पर ड्रोन हमला हुआ था जहां 23 मार्च को हमला हुआ। उस हमले का भी असर हुआ था। ये 221 ड्रोन वाले हमले का हिस्सा था, जिसमें यूक्रेन ने रूस के कई क्षेत्रों पर हमला किया, जिससे प्रिमोर्स्क में एक जहाज और तेल निर्यात केंद्र के पंपिंग स्टेशन में आग लग गई। हालांकि वे प्रभावशाली नतीजे 4 बड़े ईंधन टैंकों के जलने से तुलना नहीं कर सकते। यह हमें बताता है कि यूक्रेन ने अपने हालिया प्रिमोर्स्क हमले में सामान्य लंबी दूरी के ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। इस बार उसने कुछ अलग इस्तेमाल किया, एक ऐसा हथियार जिसे ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड कहा गया है और जिसने
यूक्रेन को न सिर्फ रूसी क्षेत्र में गहराई तक हमला करने की क्षमता दी है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हमला करने की भी ताकत दी है। वो हथियार है फ्लेमिंगो। टेलीग्राफ के अनुसार 23 मार्च को हुए बड़े विस्फोटों से लगता है कि यूक्रेन ने प्रिमोर्स्क पर ड्रोन की बजाय मिसाइल का इस्तेमाल किया। फ्लेमिंगो सबसे आगे है और ये समझना आसान है कि क्यों। फ्लेमिंगो वही सब कुछ है जिसकी यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति में पिछले कुछ सालों से कमी थी। 3000 किलोमीटर या लगभग 1860 मील की रेंज के साथ और एक वारहेड जिसमें 1150 किलोग्राम या 2530 पाउंड से थोड़ा ज्यादा विस्फोटक क्षमता है। फ्लेमिंगो सामान्य लंबी दूरी के ड्रोन से 10 गुना ज्यादा फायर पावर देता है। ये ड्रोन मिसाइल हाइब्रिड यूक्रेन में बनाया गया है और यह पश्चिमी देशों द्वारा बनाए गए स्टॉर्म शैडो और अटाकम्स मिसाइलों का विकल्प प्रदान करता है, जिनका यूक्रेन ने पहले इस्तेमाल किया है, जिनकी रेंज सीमित है और यूक्रेन को अक्सर हमले से पहले मिसाइल निर्माताओं से अनुमति लेनी पड़ती है। फ्लेमिंगो को कोई समस्या नहीं है। यूक्रेन द्वारा हाल ही में जिस सुविधा पर हमला हुआ वह रूस के साथ साझा सीमा से करीब 1000 किलोमीटर यानी लगभग 621 मील दूर है, जिससे साफ है कि यूक्रेन को लंबी रेंज और जबरदस्त फायर पावर वाले हथियार का इस्तेमाल करना पड़ा। फ्लेमिंगो आगे है क्योंकि लगता है कि बंदरगाह में आग लगाने से पहले यूक्रेन ने प्रिमोर्स्क पर फ्लेमिंगो का इस्तेमाल किया। कुछ ही मिनटों में हम समझाएंगे कि यूक्रेन ने प्रिमोर्स्क को अपना नया लक्ष्य क्यों चुना। लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करें, आप अब तक यूक्रेन के लंबी दूरी के हमलों के बारे में इतना तो जान ही चुके होंगे कि अंदाजा लगा सके कि प्रिमोर्स्क ही एकमात्र निशाना नहीं था जिस पर हमला हुआ है। और यही हाल 23 मार्च को भी था, जब यूक्रेन के ड्रोन हमलों के चलते रूस के और भी तेल ढांचे जलकर खाक हो गए। यूक्रेनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने टेलीग्राम पोस्ट में यही बात कही, जिसमें उसने प्रिमोर्स्क पर यूक्रेन के हमले की भी पुष्टि की। बशनेव उफेनेव तकीम तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ और रिफाइनरी परिसर में आग की पुष्टि हुई है। जनरल स्टाफ के अनुसार बाशनेव उफेनेव डाकिम तेल रिफाइनरी रूसी सेना को ईंधन आपूर्ति की अहम कड़ी है। वह रिफाइनरी उफा में है, जो बशकोरतोस्तान गणराज्य का हिस्सा है। यह यूक्रेन से लगभग 1400 किलोमीटर या लगभग 870 मील दूर है। क्या इस हमले में भी फ्लेमिंगो का इस्तेमाल किया गया था? अगर किया गया था तो जनरल स्टाफ कुछ नहीं कह रहा है और उसने ये भी नहीं बताया कि प्रिमोर्स्क पर हमला करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल किया गया। जनरल स्टाफ ने बताया कि उफा रिफाइनरी हर साल 6 से 8 मिलियन टन कच्चा तेल प्रोसेस करती है, जिसे ईंधन और लुब्रिकेंट्स जैसे उत्पादों में बदलकर यूक्रेन में रूसी सेना इस्तेमाल कर सकती है। रिफाइनरियां खत्म करने से रूसी युद्ध मशीन की जीवन रेखा नष्ट हो जाएगी। अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको पता चलेगा कि यूक्रेन ने रूस से हालिया ड्रोन हमलों में और भी जीवन रेखाएं छीनी हैं। एक और हमले की जानकारी बाकी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने उस्तलुगा एक्सपोर्ट हब पर हमला किया, जो रूस के तेल ढांचे का बड़ा हिस्सा है। प्रिमोर्स्क हब की तरह उस्तलुगा में भी हमले के बाद संचालन को निलंबित कर दिया गया और हमले में उस सुविधा में आग लग गई जो हर दिन लगभग 7 लाख बैरल तेल संभालती है। रॉयटर्स ने 23 मार्च को बताया कि बाल्टिक सागर बंदरगाह से निर्यात फिर शुरू हुआ। हालांकि प्रिमोर्स्क के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यूक्रेन ने सिर्फ रूस की बाल्टिक सागर में मौजूदगी ही नहीं, बल्कि शैडो फ्लीट को भी एक जबरदस्त झटका दिया है। इसी कारण क्रेमलिन के खजाने में गंदे तेल सने पैसे है, क्योंकि पुतिन यूक्रेन पर हमले को 5वें साल में और आगे बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन ने अभी पूरे रूसी युद्ध तंत्र की सबसे बड़ी, हालांकि शायद कम आंकी गई, कमजोरियों में से एक को उजागर कर दिया है। बाल्टिक क्षेत्र पुतिन के लिए बहुत अहम है, भले ही वे माने ना, और हम बताते हैं क्यों। लेकिन उससे पहले ये एक छोटा सा नोट है आपको याद दिलाने के लिए कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। ऐसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आपको यह उपयोगी लग रहा है तो सब्सक्राइब करें मार्चन। सबसे पहले यह है कि प्रिमोर्स्क बाल्टिक सागर में रूस की मौजूदगी और क्रेमलिन के खजाने में आने वाले पैसों के लिए क्यों मायने रखता है। यूरोमाइदान प्रेस के अनुसार प्रिमोर्स्क बाल्टिक सागर में रूस के तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है,
जो सालाना करीब 60 मिलियन टन कच्चा तेल संभालता है। इंडिपेंडेंट पेट्रोलियम एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के मुताबिक विदेशी कच्चा तेल, जिसमें रूस का भी तेल है, 1 मीट्रिक टन लगभग 6.99 बैरल होता है। इसे 60 मिलियन से गुणा करें तो हर साल प्रिमोर्स्क से 419.4 मिलियन बैरल तेल निर्यात होता है। यह संख्या आगे चलकर और गणनाएं करते समय महत्वपूर्ण हो जाएगी, लेकिन फिलहाल इतना जानना काफी है कि यूक्रेन ने अभी अभी एक ऐसे बंदरगाह को बंद कर दिया है जो पुतिन के युद्ध कोष में अरबों डॉलर का योगदान देता है, शायद कुछ दिनों के लिए और शायद हफ्तों के लिए भी। और ये तथ्य कि यूक्रेन ने तेल भंडारण टैंकों पर हमला किया, ये भी समझदारी थी, क्योंकि इसका मतलब है कि जब प्रिमोर्स्क बंद है तब तेल जल रहा है, जिससे रूस को और भी ज्यादा नुकसान हो रहा है। प्रिमोर्स्क रूस की सेना के लिए केंद्रीय है, क्योंकि यह ईंधन के भंडारण, शोधन और परिवहन का केंद्र है, जिसे पुतिन के सैनिक यूक्रेन में इस्तेमाल करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिमोर्स्क छायाबेड़े का एक केंद्र है, जिसे पुतिन ने यूक्रेन पर आक्रमण के बाद रूसी तेल पर लगे प्रतिबंधों से बचने के लिए खड़ा किया है। ये बेड़ा बहुत विशाल है, हालांकि इसकी गुप्त प्रकृति के कारण यह पता लगाना मुश्किल है कि ये कितना बड़ा है और इसके निर्माण तथा रूस के लिए इससे होने वाली कमाई में कितने डॉलर शामिल है। स्काई न्यूज़ के अनुसार छायाबेड़े में लगभग 800 जहाज हैं, जिनमें कई पुराने, जर्जर और खराब रखरखाव वाले तेल टैंकर भी शामिल है, जिन्हें सालों पहले ही सेवा से हटा देना चाहिए था, लेकिन रूस के तेल व्यापार के लिए वे अभी भी उपयोग हो रहे हैं। यूक्रेनी शिपिंग मैगजीन के अनुसार 2025 के मध्य तक रूस ने अपने छाया बेड़े पर 14 अरब डॉलर खर्च किए थे और ये राशि अब और बढ़ गई है, क्योंकि रूस जहाज खरीदना जारी रखे हुए है। जहां तक उस निवेश से मिलने वाले लाभ की बात है, जियोपॉलिटिकल मॉनिटर की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने केवल 2024 में ही अपने छाया बेड़े से लगभग 9.4 अरब डॉलर की अतिरिक्त कमाई की है। अगर हम मान लें कि छाया बेड़े के चालू रहने वाले अन्य वर्षों में भी इसी तरह की कमाई हुई है, तो उसने क्रेमलिन द्वारा किए गए निवेश से कई गुना ज्यादा पैसा वापस कमा लिया है। उसी स्रोत की रिपोर्ट के अनुसार छाया बेड़ा अब रूस के कच्चे तेल के निर्यात का लगभग 89% और रूस द्वारा बेचे जाने वाले समुद्री मार्ग से तेल का 70% हिस्सा संभालता है। अब छाया बेड़ा रूस के आधिकारिक टैंकर बेड़े से बड़ा है और प्रिमोर्स्क इस संदिग्ध ऑपरेशन का प्रमुख केंद्र है। हर दिन छाया बेड़ा पुतिन की योजना पूरी नहीं कर पाता तो यह उनके लिए बड़ा झटका है। ये रायवोवारा के अनुसार है, जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ है और बताते हैं कि प्रिमोर्स्क व उस्तलुगा रूस के छाया बेड़े के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके अनुसार रूस का 60% से अधिक तेल इन दो बंदरगाहों से निर्यात होता है और प्रिमोर्स्क जाने वाले टैंकर लगभग 1,20,000 टन क्षमता के होते हैं। इन टैंकरों में हर एक 5 से 6 करोड़ डॉलर का तेल होता है। बाल्टिक क्षेत्र में जितनी देर ये रुकते हैं उतनी देर रूस को पैसे मिलने में होती है और क्रेमलिन टैक्स नहीं ले पाता। ये हर जहाज पर लागू है। प्रिमोर्स्क बंद होने से दर्जनों देरी हो सकती है। इसका नकारात्मक असर रूस पर पड़ेगा, क्योंकि पुतिन वसंत में बड़ा हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, जो यूक्रेन में बुरी तरह शुरू हुआ और रूस को पहले ही नुकसान हो चुका है। 2026 में रूस को अब तक एक ही दिन में सबसे ज्यादा हताहत हुए हैं। कम पैसा आता है, हमले पर कम पैसा खर्च होता है और ज्यादा रूसी सैनिक मारे जाते हैं। यह एक सीधा तर्क है और संभव है कि यूक्रेन का प्रिमोर्स्क हमला बाल्टिक सागर में छाया बेड़ा के संदिग्ध कामों में भी समस्या खड़ी कर दे। छाया बेड़ा के जहाजों की संख्या बढ़ने के साथ बाल्टिक में समुद्री संचार और ऊर्जा ढांचे में आग और नुकसान की घटनाएं भी बढ़ी हैं। रूस की छाया बेड़ा सिर्फ तेल का पैसा रूस भेजने के लिए नहीं, बल्कि बाल्टिक समुद्र साझा करने वाले और कई नाटो सदस्य देशों की सुरक्षा पर असर डालने के कारण भी खतरा है। ये सब तब है जब रूस के जर्जर टैंकरों से तेल भेजना पर्यावरण के लिए कितनी बड़ी विनाशकारी स्थिति ला सकता है, ये हमने नहीं बताया। अगर 1,20,000 टन क्षमता वाले किसी टैंकर में रिसाव हुआ तो बाल्टिक सागर में बड़ा पारिस्थितिक संकट आ सकता है। यूक्रेन का प्रिमोर्स्क पर हमला रूस के प्रमुख बाल्टिक सागर बंदरगाह को इतना जोखिम भरा बना सकता है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए। पुतिन को अब पता है कि यूक्रेन प्रिमोर्स्क पर हमला कर सकता है,
यूक्रेन प्रिमोर्स्क पर ऐसे हथियारों से हमला कर सकता है जो बंदरगाह की संरचना नष्ट कर सकते हैं। अगर ऐसे हमले जारी रहते हैं तो क्या रूस प्रिमोर्स्क को अपने तेल निर्यात केंद्र के रूप में इस्तेमाल करना जारी रखने का जोखिम उठाएगा? रूस ऐसा कर सकता है जिससे तेल जलना बढ़ेगा, लेकिन अगर वह पीछे हटता है तो बाल्टिक सागर में शैडो फ्लीट से पैदा खतरा खत्म हो जाएगा, जो पुतिन की महत्वाकांक्षाओं को नुकसान पहुंचा सकता है। बाल्टिक सागर वह जगह माना जाता था जहां पुतिन अपनी ताकत दिखा सकते थे, लेकिन विडंबना यह है कि अब यह रूस की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक के रूप में सामने आया है। जितना हम रूस को एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे देशों के खिलाफ अपने हाइब्रिड हमलों के जरिए बाल्टिक क्षेत्र में अराजकता फैलाने की कोशिश करते हुए देखते हैं, उतना ही इसमें एक तरीका भी छुपा होता है। क्रेमलिन बाल्टिक क्षेत्र में नियंत्रित अराजकता चाहता है, जिसके जरिए वह वही ताकत दिखा सकता है जिसका हमने अभी जिक्र किया। यूक्रेन जब किसी अहम रूसी बाल्टिक सागर बंदरगाह पर शक्तिशाली मिसाइलें, ड्रोन या मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड दागता है तो नियंत्रण खत्म हो जाता है और बस अराजकता रह जाती है। पुतिन ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। बाल्टिक सागर में रूस की सैन्य दिखावा सीमित ही रह सकती है, क्योंकि इससे आगे बढ़ने पर नाटो की प्रतिक्रिया आ सकती है और अब तक रूस ने इस सीमा का अच्छे से पालन किया है। इसी वजह से शैडो फ्लीट इन पानियों में इतनी सक्रिय बनी रह पाई है। अब और जैसा कि उसने रूस के साथ अपने युद्ध में कई बार किया है, यूक्रेन पुतिन को ऐसे फैसले लेने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है जो वो लेना नहीं चाहते। बाल्टिक सागर में रूसी संपत्तियां निशाने पर है, जिससे रूस की इस जलमार्ग पर निर्भरता उजागर होती है। यही कमजोरी है और बात फिर पैसों पर आकर रुकती है। रूस शैडो फ्लीट समेत अपने उन निर्यातों से हर साल करीब 100 अरब डॉलर कमाता है, जो बाल्टिक सागर से होकर दूसरे देशों तक जाते हैं। जून 2025 की यूक्रेन वर्ल्ड रिपोर्ट के मुताबिक हर महीने करीब 100 टैंकर बाल्टिक समुद्र से गुजरकर रूसी तेल पुतिन के खरीदारों तक पहुंचाते हैं। बाल्टिक सागर रूस के लिए इतना अहम है कि इससे होने वाली निर्यात आय पश्चिमी देशों की यूक्रेन को दी गई सैन्य सहायता के बराबर है। सारा पैसा सीधे क्रेमलिन न जाकर भी रूस उस पर टैक्स लगाकर अरबों डॉलर हर साल जुटाता है, जो यूक्रेन युद्ध में इस्तेमाल हो सकते हैं। पहले बताया था कि हम प्रिमोर्स्क ऑयल टर्मिनल की क्षमता के आधार पर और गणनाएं करेंगे। इन आंकड़ों से पता चलता है कि रूस के लिए यह बंदरगाह खासकर यूक्रेन युद्ध में आर्थिक रूप से कितना अहम है। अमेरिका द्वारा ईरान पर ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू होने के बाद तेल की कीमतें तेजी से बढ़कर कई बार $100 प्रति बैरल से ऊपर चली गई है। ये पुतिन के लिए अच्छी खबर है। रूस ने सस्ता गंदा तेल बेचकर खुद को बचाए रखा, इसलिए कीमत बढ़ने पर छूट के बावजूद रूस को ज्यादा पैसा मिलेगा। यूरोन्यूज के अनुसार रूस दिसंबर 2025 तक प्रति बैरल लगभग $25 की छूट दे रहा था। अगर हम मान लें कि वही छूट अब भी लागू है, जब तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के आसपास पहुंच रही है, तो रूस के तेल के लिए यह लगभग $75 प्रति बैरल का आंकड़ा बनता है। यूरो मैदान प्रेस के अनुसार प्रिमोर्स्क हर साल करीब 60 मिलियन टन कच्चे तेल का प्रसंस्करण करता है, जो 419.4 मिलियन बैरल के बराबर है। अगर हम अभी जो छूट का आंकड़ा बताया है और यह मान ले कि तेल की कीमतें काफ़ी हद तक कम नहीं होती हैं, जैसा कि हो सकता है अगर अमेरिका ऑपरेशन एपिक फ्यूरी को लंबा खींचता है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ प्रिमोर्स्क ही इस साल रूस की अर्थव्यवस्था में 31.4 अरब डॉलर से ज्यादा का योगदान देगा। उस स्थिति को यूं नहीं छोड़ा जा सकता। इसी कारण यूक्रेन ने प्रिमोर्स्क पर हमला किया। ये बंदरगाह पुतिन के लिए कुछ हद तक अपूर्णीय है, चाहे वो बाल्टिक सागर में शक्ति प्रदर्शन की बात हो या फिर उस पैसे की भारी मात्रा की जो यह आक्रमण के लिए जुटाता है। यूक्रेन के लिए बंदरगाह नष्ट करना पुतिन के लिए भविष्य में कम पैसे का मतलब है। ये इस बात की भी याद दिलाता है कि यूक्रेन युद्ध अभी भी पूरे जोर शोर से जारी है, भले ही दुनिया का ध्यान अब अमेरिका द्वारा ईरान में किए जा रहे कार्यों की ओर चला गया हो। जब ड्रोन, संभवतः फ्लेमिंगो मिसाइल ड्रोन हाइब्रिड, प्रिमोर्स्क पर हमला करते हैं, यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बना रहता है। इस बीच पुतिन देखते हैं कि ऐसी चीज जिसकी भरपाई वह नहीं कर सकते, रूस से छीन लिया जाता है। पुतिन ने हाल ही में सिर्फ प्रिमोर्स्क ही नहीं बल्कि और भी ऐसी चीजें खोई हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। प्रिमोर्स्क हमले से पहले यूक्रेन के ड्रोन ने रूस की एलीट मानव रहित हवाई वाहन विशेषज्ञ यूनिट
रूबिकॉन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले एक महत्वपूर्ण बेस को निशाना बनाया। अब वह बेस खत्म हो चुका है, रूबिकॉन टूट गया है, रूस का ड्रोन युद्ध बाधित हुआ है। जानिए कैसे वीडियो में। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप यूक्रेन के सभी ताज़ा और सबसे विनाशकारी हमलों की जानकारी सबसे पहले पा सके। और देखने के लिए धन्यवाद।